प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह ताकर, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम ऑपरेशन एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस के अध्ययन के क्रम में सबट्रैक्टर और एरे सर्किट का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। फिगर में सबट्रैक्टर सर्किट का सर्किट दिखाया गया है। सबट्रैक्टर सर्किट ऑपरेशन एम्पलीफायर का नेगेटिव फीडबैक मोड का ही एक एप्लीकेशन है। इसमें जैसा कि सर्किट में स्पष्ट है कि जो हमारा आउटपुट है 6 नंबर पिन पर जो आउटपुट मिल रहा है वो RF से होते हुए 2 नंबर पिन पर फीडबैक के रूप में अप्लाई किया जाता है, अर्थात नेगेटिव फीडबैक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने से ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन, जो कि ओपन लूप मोड में 2 × 10⁵ के करीब होता है, वो वेरी लो हो जाता है, जिसको कि हम हमारी आवश्यकता अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं RF और R1 को सेलेक्ट करके। इसके अलावा यहाँ पर सर्किट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमें V1 और V2 जिनका कि सब्ट्रैक्शन करना है, ये दोनों इनपुट टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं। V1 जो है वो R1 से होते हुए इन्वर्टिंग टर्मिनल पर यानी 2 नंबर पिन पर अप्लाई हो रहा है, और V2 जो है वो R3 R4 से होते हुए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि VY के रूप में अप्लाई हो रहा है। अब हम जो पहले हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को समझा था, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी नेगेटिव फीडबैक मोड की एप्लीकेशंस हैं। यह सबसे बेसिक सर्किट हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि हमारा जो V1 सिग्नल है वो इन्वर्टिंग V1 सिग्नल के लिए हमारा ये जो सर्किट है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि हमारा जो V1 सिग्नल है वो -RF और R1 से मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट मिलेगा। इसी प्रकार V2 जो सिग्नल है वो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी 3 नंबर टर्मिनल पर अप्लाई हो रहा है R3 R4 से होते हुए। तो V2 के कारण जो 3 नंबर पिन पर जो भी सिग्नल पहुंचेगा, V2 के कारण 3 नंबर टर्मिनल यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो भी सिग्नल पहुंचेगा वो 1 + RF और R1 से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि V0 जो है वो हमें 2 सिग्नल V0 के रूप में मिलेंगे। पहला सिग्नल मिलेगा -RF और R1 × V1। ये सिग्नल V1 के कारण मिलेगा क्योंकि V1 जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाइड है, यानी R1 से होते हुए V1 इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई हो रहा है। इस कारण से हमें V0 जो मिलेगा वो -RF और R1 × V1 के रूप में मिलेगा। उसके बाद में हमें जो V2 के कारण जो आउटपुट मिलेगा वो हमें V2 के कारण VY के रूप में जो भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सिग्नल पहुंच रहा है वो 1 + RF और R1 से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हम इन 2 बातों को ध्यान में रखेंगे कि जब भी ऑपरेशन एम्पलीफायर को नेगेटिव फीडबैक मोड में काम में लेते हैं तो सर्किट में वर्किंग के दौरान जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हैं उन दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज यानी कि Vx और Vy जो है वो इक्वल रहते हैं, और Vx और Vy यानी कि ये जो हमारे टर्मिनल है इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एंटर करने वाला करंट नेग्लिजिबल या ज़ीरो माना जाता है या नेग्लिजिबल होता है, तो उसको ज़ीरो मान लेते हैं। इन 2 बातों को मैथमेटिकल एनालिसिस जब हम नेगेटिव फीडबैक मोड के सर्किट का करेंगे तो इन 2 बातों को हर समय ध्यान में रखना है कि नेगेटिव फीडबैक मोड में ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो सर्किट है उसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों
सेम वोल्टेज लेवल पर रहते हैं, और दूसरा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट करंट जो है वो नेग्लिजिबल या ज़ीरो माना जाता है या ज़ीरो होता है। तो इसी के क्रम में जो हमारा V2 सिग्नल है उसके R3 और R4 सीरीज़ में है, और जो जो R4 का जो सिरा या R3 R4 के जंक्शन जो कि 3 नंबर टर्मिनल से या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, वहाँ से कोई भी करंट, वहाँ पर कोई भी करंट 3 नंबर टर्मिनल में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा V2 सिग्नल है उसका वो सीरीज़ में लगे हुए R3 R4 के अक्रॉस या सीरीज़ में जो हमारा जो V2 सिग्नल है उसके अक्रॉस सीरीज़ में लगे हुए R3 और R4 जुड़े हुए हैं, और हमारा जो करंट है वो जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो भी करंट जा रहा है उसको हमें ज़ीरो कंसिडर करना है, क्योंकि हमारा नेगेटिव फीडबैक मोड है ऑपरेशन एम्पलीफायर का। तो ऐसा जब हम ये जो दो बातें कि वी एक्स और वी वाई इक्वल होंगे और इनपुट करंट जो कि 2 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल में एंटर कर रहा है वो ज़ीरो होगा जब हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर का नेगेटिव फीडबैक मोड काम में लिया गया है, तो हमारा जो I2 होगा, हमारे जो सर्किट में I2 होगा वो हमें यह स्पष्ट है कि जो I2 होगा वो V2 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 होगा, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में कोई भी करंट नहीं जा रहा है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में कोई भी करंट नहीं जा रहा है, इसलिए I2 जो है वो V2 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 होगा। अब हमें R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, R4 के जो अक्रॉस वोल्टेज है वही Vy है। R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही Vy है, तो हम R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो होगा I2 इंटू R4, और I2 जो है वो हमारा है V2 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4। तो हमारा जो Vy है वो आ गया R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 इंटू V2। तो इस प्रकार से हमने सर्किट में हमने दोनों वोल्टेज का, कौन से वोल्टेज का, एक तो Vy वोल्टेज जो कि डायरेक्टली नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लग रहा है इसका पता लगा लिया, और हमने ये भी पता लगा लिया कि V1 जो है वो R1 से होता हुआ इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई हो रहा है। तो हमने जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसका अध्ययन किया था कि V1 जो है वो माइनस RF और R1 इंटू V1 के रूप में V0 के रूप में हमें प्राप्त होगा, यानी कि V1 जो है वो माइनस RF और R1 इंटू V1 के रूप में हमें V0 मिलेगा, और हमारा जो V2 है उसका जो Vy है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, Vy R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 इंटू V2 होगा। और हमें यह पता है कि जो V2 है वो जब हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का अध्ययन किया था तो V2 जो है वो हमें Vx इंटू 1 प्लस RF और R1 के रूप में हमें आउटपुट में प्राप्त होता है। V2 जो है Vx जो है वो 1 प्लस RF और R1 इंटू Vy जो है वो 1 प्लस RF और R1 से मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा V0 है वो V1 के कारण तो मिलेगा माइनस RF और R1 इंटू V1, जो हमारी इक्वेशन 6 नंबर जो मैंने आप लोग को जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनमें 6 नंबर इक्वेशन में का जो सेकंड पार्ट है माइनस RF और R1 इंटू सेकेंड जो टर्म है, जो नेगेटिव टर्म है माइनस RF और R1 इंटू V1, यह तो V1 के कारण हमें आउटपुट में प्राप्त हो रहा है, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो सिग्नल लग रहा है उसके कारण हमें आउटपुट में प्राप्त हो रहा है, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो V2 सिग्नल लग रहा है उसके कारण हमें
जो Vy मिलना शुरू हुआ, उसके कारण हमें जो आउटपुट मिलेगा वो R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 इंटू 1 प्लस RF और R1 इंटू V2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा V0 जो है वो R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस RF और R1 ब्रैकेट क्लोज इंटू V2 माइनस RF और R1 इंटू V1, जो कि 6 नंबर इक्वेशन में स्पष्ट हो रहा है, यह V0 के रूप में प्राप्त होगा। यह जो हमने पहले इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को समझा था, उससे यह इक्वेशन स्पष्ट होगी, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग में हमने समझा था कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज लगता है वो 1 प्लस RF और R1 से मल्टीप्लाई होता है, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमने समझा था कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज लगता है वो माइनस RF और R1 इंटू V1 से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट में मिलता है। तो इस प्रकार से इक्वेशन 6 नंबर इक्वेशन जो है वो हमें 6 नंबर इक्वेशन जो है वो हमें छः नंबर इक्वेशन जो है वो हमें सबट्रैक्टर के आउटपुट में प्राप्त होने वाला आउटपुट सिग्नल को व्यक्त करती है। अब सर्किट में यदि हम R3 इक्वस टू R4 इक्वस टू RF इक्वस टू R1 इक्वस टू R, यानी इन सभी रेजिस्टेंसेस को यदि हम इक्वल ले लें, तो हमारा 6 नंबर जो इक्वेशन है वो स्पष्ट रूप से हाफ 6 नंबर इक्वेशन में V0 इक्वस टू हाफ 2 इंटू V2 माइनस V1, और फाइनली V0 जो है V2 माइनस V1 हमें 7 नंबर इक्वेशन जो स्पष्ट कर रही है V0 जो है वो V2 माइनस V1 के रूप में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैथमेटिक एनालिसिस जो हमारा सबट्रैक्टर सर्किट है उसका मैथमेटिक एनालिसिस में स्पष्ट हो रहा है कि इस सर्किट का जो आउटपुट है वो V2 माइनस V1, यानी कि इनपुट में लगने वाले सिग्नल का सबट्रैक्शन हमें आउटपुट में मिलता है। इस प्रकार यह सबट्रैक्टर सर्किट के रूप में काम करता है। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा जो सबट्रैक्टर सर्किट है उसमें जिन दो सिग्नल्स का हमें सबट्रैक्शन करना है वो दोनों सिग्नल इनपुट्स पर अप्लाई होंगे। एक सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई होगा, एक सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई होगा, और RF, R1, R3, R4 इन सब को हम यदि इक्वली लेंगे तो हमें फाइनली V2 माइनस V1, यदि V2 नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई हो रहा है और V1 इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई हो रहा है, तो हमें आउटपुट में V2 माइनस V1 यानी कि दोनों सिग्नल का सबट्रैक्शन आउटपुट में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि यह जो हमारा सर्किट है यह सर्किट सबट्रैक्टर की तरह व्यवहार करता है और बहुत ही यूज़फुल सर्किट है, क्योंकि एडर और सबट्रैक्टर सर्किट जो है वो हर सर्किट को डिज़ाइन किया जा सकता है एडर और सबट्रैक्टर सर्किट की सहायता से। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर की सहायता से सबट्रैक्टर और एडर सर्किट बनाए जा सकते हैं, जिसमें हमने सबट्रैक्टर सर्किट का वर्किंग और उसका मैथमेटिकल एनालिसिस को हमने समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट एडर सर्किट को के मैथमेटिकल एनालिसिस को समझेंगे। तो यहाँ फिगर में एडर सर्किट को दिखाया गया है। तो एडर सर्किट में हम एडर सर्किट ऑपरेशन एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या ऑपरेशन एम्पलीफायर के नेगेटिव फीडबैक मोड की ही एक एप्लीकेशन है, और इसमें स्पष्ट है कि
केवल इन्वर्टिंग टर्मिनल को ही सिग्नल देने के रूप में काम में लिया जाता है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को यहाँ पर ग्राउंड किया हुआ है। जो हमारा सर्किट की पहली स्टेज है उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसमें जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंड किया गया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर R1 से होते हुए V1 सिग्नल, R2 से होते हुए V2 सिग्नल, R3 से होते हुए V3 सिग्नल और R4 से होते हुए V4 सिग्नल अप्लाई किया गया है। इस प्रकार हम आवश्यकता के अनुसार कितने भी सिग्नल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जितने सिग्नल्स को हमें ऐड करना है वो सारे सिग्नल्स इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं। अब हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को समझा है जिसमें जो भी सिग्नल, जैसे हमारा यहाँ पर V1 सिग्नल जो है वो R1 से होते हुए 2 नंबर पिन यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई हो रहा है, तो हमें V0 जो है V1 के कारण जो V0 मिलेगा वो -RF और R1 इंटू V1, यह सिग्नल हमें 6 नंबर पिन पर मिलेगा। इसी प्रकार हमारा जो V2 है वो R2 से होते हुए हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो जो V2 के कारण हमें आउटपुट मिलेगा वो -RF और R2 इंटू V2, यह V0 के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमारा जो V3 है जो कि R3 से होते हुए इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई हो रहा है, तो हमें V3 के कारण जो आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा या V3 जो एम्पलीफाई होकर हमें आउटपुट मिलेगा वो -RF और R3 इंटू V3 के रूप में आउटपुट मिलेगा। हमारा जो V4 यानी चौथा जो सिग्नल है वो R4 से होते हुए इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई हो रहा है, तो चौथा टर्मिनल के कारण जो हमें आउटपुट में सिग्नल मिलेगा वो -RF और R4 इंटू V4, यह सिग्नल हमें V0 के रूप में आउटपुट में मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो V0 है वो हमें आउटपुट में जो प्राप्त होगा वो इक्वेशन जो हमारी 10 नंबर है उसमें स्पष्ट हो रहा है। कि हमारा जो V0 होगा जो हमारा आउटपुट में प्राप्त होगा वो माइनस ब्रैकेट स्टार्ट V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2 प्लस V3 ओवर R3 प्लस V4 ओवर R4 ब्रैकेट क्लोज इंटू RF और इंटू RF, यह हमें आउटपुट में मिलेगा। जो प्रत्येक सिग्नल जैसे V1 है उसके कारण -RF और R1 इंटू V1, ये इसी क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है कि यही मिल रहा है हमें आउटपुट में। इसी प्रकार V2 के कारण, V3 के कारण, V4 के कारण जो भी सिग्नल्स मिलेंगे वो सारे हमने यहाँ पर शो कर दिए इस इक्वेशन में। और यदि हमारे जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं R1, R2, R3, R4, RF, ये सारे इक्वल हो और R रेजिस्टेंस के इक्वल हों, तो हमारा V0 जो है वो -V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, V0 जो है वो माइनस ब्रैकेट स्टार्ट V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ब्रैकेट क्लोज हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो इक्वेशन, ये जो फाइनल इक्वेशन है इसमें स्पष्ट है कि हमारा जो आउटपुट है वो सभी इनपुट सिग्नल का ऐड होकर हमें आउटपुट मिल रहा है। और ये सारे सिग्नल जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लग रहे हैं, इसलिए हमें ये इन्वर्ट होकर आउटपुट मिल रहा है, यानी कि फेज जो है वो 180 का शिफ्ट हो रहा है। बाकी ये जो सारे सिग्नल्स हैं वो ऐड होकर हमें आउटपुट मिल रहे हैं। अब यदि हमें फेज भी शिफ्ट नहीं करना है, यदि हमें फेज भी सेम रखना है, यानी कि हमारा V0 जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के रूप में हमें प्राप्त हो और ये जो 180 का फेज शिफ्ट है यह भी हमें प्राप्त नहीं हो, तो हम जो भी हमारा सर्किट है उसके आगे एक नेक्स्ट स्टेज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऐसा लगाते हैं जिसमें कि RF और R1 जो है इक्वल यानी -1 गेन का हमने नेक्स्ट एक स्टेज लगा दी, जिससे कि हमारा ये जो V0 है ये जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली हमारा जो नेक्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है
जो V0 डैश के रूप में है, नेक्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है जो कि V0 डैश के रूप में है, वो हमें V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हमें आउटपुट में मिलेगा। तो इससे स्पष्ट है कि यह सर्किट हमारा आउटपुट में सभी सिग्नल्स को ऐड करके प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि हमारा जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, जो कि जिसका कि मैथमेटिकल एनालिसिस हमने पिछली क्लास में कर लिया था, उससे पहली क्लास में इन सभी सर्किट्स की हमने वर्किंग को समझ लिया था, पिछली क्लास में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के मैथमेटिकल एनालिसिस को समझा था। तो अब स्पष्ट हो रहा है कि ये जो हमारे सर्किट्स हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, उनसे हमने एडर और सब्ट्रैक्टर को समझ लिया। और अब ये जो चार सर्किट हो गए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एडर सर्किट, सब्ट्रैक्टर सर्किट, ये बेसिक सर्किट हैं जिनके बेसिस पर हम नेगेटिव फीडबैक मोड की कोई सी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर की एप्लीकेशन है उसको हम समझ पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने अच्छे से सब्ट्रैक्टर सर्किट और एडर सर्किट को अच्छे से कि वर्किंग को जिसको हमने पहले समझ लिया था, आज हमने उसके मैथमेटिकल एनालिसिस को भी समझ लिया है। और इन चारों सर्किट्स के बेसिस पर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एडर सर्किट, सब्ट्रैक्टर सर्किट, इन चारों सर्किट के बेसिस पर हम ऑपरेशन एम्पलीफायर का कोई भी नेगेटिव फीडबैक मोड का कोई भी एप्लीकेशन को हम समझ पाएंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर से ऑपरेशन एम्पलीफायर के नेगेटिव फीडबैक मोड के अन्य सर्किट्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।